हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल। इससे पहले मैं आपका चल ही रहा था लेक्चर 1 और लेक्चर 1 में आपको पढ़ाए थे खोजकर्ता। अब ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम आपको पढ़ाएंगे केंद्र, स्थान और समय, या फिर बोल सकते हैं काल, यानी कि उसका समय बताएंगे कि कौन से समय का, कौन से काल का, जितने भी केंद्र हैं उसके भी बारे में बताएंगे। ठीक है, कोशिश करा करिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसी टाइम ही वीडियो वॉच कर लिया करें। देखो, जो टाइम जो आपका रह जाता है वो रह जाता है, उससे पहले आपका बाद में जो करता है वो उसका रह ही जाता है। ठीक है, कोशिश करा करिए कि जैसे कि आपको वीडियो जैसे ही आपका लाइव आया करे तो आप कोशिश करा करिए पूरी वीडियो देखा करें और उसको पूरे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलिए फिर हम आपका शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे, केंद्र, स्थान और समय के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो आपके इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण काल के मुख्य केंद्र के बारे में बताएंगे और जो मेसोलिथिक एज है इसके बारे में बताएंगे क्या क्या बताना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से ही चलेंगे ताकि आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट जहाँ से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में, जो भी मैं कमेंट करूं आप उसको, जो भी पूछूं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप उसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी करा करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करिएगा। बाकी तो लोग स्टूडेंट नहीं करते हैं, लोग बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट देखते हैं, करते ही नहीं हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। चलिए, फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल का मुख्य केंद्र क्या है? देखो, यहाँ पे वैसे तो पूरा पाषाण काल का मुख्य केंद्र बहुत थे, जैसे कि आपका गोवा हो गया, मतलब उड़ीसा हो गया, तो यहाँ के पूरा जो पाषाण काल के जो हैं वहाँ के क्षेत्र मिले थे, वहाँ के केंद्र थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? मद्रास था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है कि पूरा पाषाण का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? मद्रास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नव पाषाण काल की बात करते हैं। देखो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि नव पाषाण काल के केंद्र कौन कौन से बने थे और पूरा पाषाण काल के कौन से केंद्र बने थे, मेसोलिथिक का कौन सा बना था, या फिर मेगालिथिक तो आपको बता ही देते हैं। पूरा पाषाण काल का जो मुख्य केंद्र है यही मेगालिथिक है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? मेगालिथिक एज हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ बता देती हूँ, मेगालिथिक एज। मेगालिथिक मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का ये प्रारंभ से ही मान के चलिए कि ये प्रारंभ से लगभग आपका ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको एक पॉइंट इतना समझ में आ ही गया होगा, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट में जो कमेंट करके भी पूछूंगी कि आपको उसके बारे में बताना है, क्योंकि इससे पहले मैंने खोजकर्ता बता ही दिए हैं तो इसके बारे में भी पूछूंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। पॉइंट है नव पाषाण काल का मुख्य केंद्र। ठीक है, आपने देखो केंद्र तो याद कर रखे होंगे, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो नव पाषाण काल का केंद्र है, नव पाषाण को क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मेहरगढ़, अब देखते हैं मेहरगढ़। ठीक है, आप भी जानते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम कोल्डिवा की बात करते हैं, कोल्डिवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, बुर्ज होम हमारा कहाँ पड़ जाता है? कश्मीर में पड़ जाता है। बिल्ला सारंगम ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? तमिलनाडु का हो जाएगा। मिर्ज़ापुर भी आप जानते हैं, मिर्ज़ापुर भी कहाँ सा हो जाएगा? यूपी का ही क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बेल्लारी हो गया, तो बेल्लारी कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नव पाषाण काल का जो केंद्र है वो आपको याद करना है। कौन से हो जाएंगे? आपका मेहरगढ़ है, कोल्डिवा है, बुर्ज होम, बिल्ला सारंगम, मिर्ज़ापुर और बेल्लारी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको 2 पॉइंट, आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है मेसोलिथिक एज। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, मेसोलिथिक एज और मेगालिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी कि बता देती हूँ कि ये मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, कौन सा हो जाएगा? ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बाकी तो बहुत सारे नोट डाउन कर ही रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरी वॉच करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं ऐसी तैयारी करा दूंगी आपको कि कोई भी बैच भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग को क्वेश्चन भी रहता है कि मैम बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है?
आराम से चैनल सब्सक्राइब करो और जल्दी से आप देखोगी, ताकि आपको जितना भी हो सकता है मैं पूरा मैटर आपको दूंगी और बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल जीरो से अनुभव तक की आपकी तैयारी कराएंगे। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं पता हो, वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर किसी की भी तैयारी नहीं है तो वो भी अच्छे से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट है, मतलब जो क्वेश्चन भी मान लीजिए या पॉइंट मान लीजिए, जो 4 नंबर का पॉइंट है पेलियोलिथिक। अच्छा ये नहीं बताया है मैंने, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज, ठीक है, तो मेसोलिथिक एज कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। और मध्य पाषाण काल का जो भीमबेटका है, भीमबेटका तो आप जानते ही हैं कहाँ पड़ता है, हमारा एमपी में पड़ता है। कमेंट में ये भी बताइए कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी। लेकिन अभी आप समझिएगा, ठीक है, अभी कमेंट में मतलब मत बताइए, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, लाइव चैट में मत बताइए, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी। और बाकी स्टूडेंट का ये भी बता देती हूँ कि बाकी स्टूडेंट जो वीडियो वॉच करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब देखते हैं, लेकिन उसको बहुत सारे आंसर बहुत ही कम ही लोग देते हैं। एक जानवी हैं और एक रीना है, वो वॉच तो करी थी, बहुत अच्छे आंसर भी दिए थे, ये भी बता देती हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं नाम लेती ही रहूँगी, जो स्टूडेंट अच्छा वर्क करेंगे मैं हर वीडियो में उनका ज़रूर नाम लूँगी। जितने बच्चे स्टूडेंट चाहे 60 हों 70 हों कितने भी होंगे, मैं सबके नाम लूँगी अगर वो अच्छा काम करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, बार बार इसी को ही भूल जाते हैं मेसोलिथिक एज बीच का हो जाता है ना, सैंडविच वाला, ठीक है। चलिए मेसोलिथिक एज हो जाता है भीमबेटका। तो भीमबेटका का समय कौन सा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देती हूँ। मेसोलिथिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज का जो समय है वो कौन सा है, भीमबेटका है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज यानी कि किसे कहते हैं, पेलियोलिथिक एज कौन सा समय है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो किस नाम से जानते हैं, पुरा पाषाण काल, ठीक है। यही अब 3 आपको समझ में आ ही गया होगा। मेसोलिथिक कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल, मेगालिथिक पुरा पाषाण काल हो जाएगा, पेलियोलिथिक एज पुरा पाषाण काल, ठीक है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसा समय जहां कोई लिपि व लेखन का विकास ही ना हुआ हो, तो कौन सा हो जाएगा, प्राक ऐतिहासिक, यानी कि कोई भी लिपि ही ना मिली हो, मतलब लिपि और लेखन ही ना मिले हो, सिर्फ हमें उस वस्तुएं और मतलब धातु का कोई साक्ष्य ही मिले हो, उसी से ही पता चला हो कि हमारा इतिहास कैसा था, तो उसको हम उस इतिहास को क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। क्योंकि उसके बारे में तो कहीं कुछ पढ़ना ही लिखना ही नहीं जानते थे। आपने भी देखा होगा आदि मानव थे और ऐसे लोग थे तो वो कुछ जानते ही नहीं थे, तो उसी से हमें पता लगता है। तो उस इतिहास को हम क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक। और जैसे कि अगर हमें कोई लिपि और लेखन से ही हमें मतलब लिपि और लेखन तो मिले हों लेकिन उसको पढ़ा ही ना जा चुका हो, मतलब कोई भी चीज़ हमें लिपि मिली है, जैसे कि मतलब इसका एग्जाम्पल के लिए मान लो, मतलब एग्जाम्पल के लिए इसका उदाहरण मान लो, जैसे कि उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, प्रागैतिहासिक काल के हो जाएंगे, मतलब प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर लिपि मिला हो और वहाँ पर लेखन, लिपि और लेखन तो मिला हो लेकिन जब पढ़ा ही नहीं जा चुका है तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, यानी कि आधा इतिहास हो गया। अगर उसको पढ़ा जा चुका, अगर उसको पढ़ भी लिया गया, मतलब साक्ष्य तो मिले हैं वहाँ से, जैसे कि सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो आपने देखा होगा, तो यहाँ से इनके तो साक्ष्य मतलब लिपि और लेखन मिले हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिपि लेखन से अभी विकास कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसको पढ़ा ही ना चुका, मतलब पढ़ा ही नहीं गया है। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ठीक है, क्यों, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, है ना, कोशिश करिए थोड़ा पढ़ने की, क्या पता आप ही लोग पढ़ लें, है ना। चलिए अगर उसको पढ़ा जा चुका हो, अगर उसको पढ़ लिया गया है तो वो इतिहास में बदल जाएगा, ठीक है। अभी आद्य ऐतिहासिक है, अभी आधा आधा इतिहास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक की। अब ऐतिहासिक में क्या हुआ है कि वहाँ पे कुछ साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, सिर्फ मतलब लेखन से ही पता चला हो, ठीक है। जैसे कि वैदिक काल, वैदिक काल में तो पता ही चल गया है ना कि वैदिक काल में उसे सिर्फ लिखित साक्ष्य से ही पता लगता है कि उस टाइम का समय क्या था, ठीक है। चलिए अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा 5 पॉइंट। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, ठीक है। 6 पॉइंट है बलूचिस्तान पाकिस्तान का केंद्र क्या है, ठीक है। ये तो अभी मैंने बता ही था, मेहरगढ़ है, अभी बता ही था। मेहरगढ़ किसका केंद्र हो जाएगा, मतलब ये किसका था, नवपाषाण काल का केंद्र था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु का केंद्र। तमिलनाडु का केंद्र कौन सा हो जाएगा,
बाइनाइट के एडक्कल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बाइनाइट के एडक्कल है मेहरगढ़, अभी कोल्डिवा के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, तमिलनाडु का केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइनाइट के एडक्कल है। बेल्लारी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये तमिलनाडु कर्नाटक, यही तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रायगढ़ का उप क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, कौन सा, रायगढ़ का उप क्षेत्र कौन सा है, तो सिंगनपुर है, कबरा पहाड़ है, ये किसका हो जाएगा, उप क्षेत्र, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से एक भी इतनी बात की गारंटी दे रही हूँ, प्रागैतिहासिक काल मैंने अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप तैयार करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ही था भीमबेटका कहाँ पड़ता है, एमपी में, तो इसका पहाड़गढ़ भी है। और कमेंट में ये भी बताइए, पहाड़गढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं, तो कमेंट में जरूर करके बताइए। मंदसौर, ठीक है, तो इसके 3 हैं। भीमबेटका का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और पहाड़गढ़ का भी कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी तो मैं आपका लाइव चैट देखती ही रहती हूँ, बाकी मैं सबकी देखती रहती हूँ, और सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग करना तो भूल ही गई, फिर से कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या है, मिर्ज़ापुर। अब यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, नीचे चला गया है उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए, मिर्ज़ापुर लिखुनिया, ठीक है, मिर्ज़ापुर लिखुनिया है, हरनिहरन, सरहोघाट, घोड़मंगल, विजयगढ़। देखो ये चीज़ मैं आपको बता ही रही हूँ कि ताकि अगर ये चीज़ अगर आपने याद करी है कि बलूचिस्तान, मेहरगढ़, कोल्डिवा, बाइनाइट के एडक्कल, अति परपक्कम, ये सब अगर आपने याद कर लिया है, तो अगर इसके बाद, क्योंकि आपका जो होगा चैप्टर, यानी कि जो चित्र जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी जगह से कौन सी कहाँ से मिला हुआ है। इमलीखो हो गया, पंचमढ़ी हो गया, तो ताकि आपको याद रहे कि हाँ कौन सी जगह से क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, बाकी पंचमढ़ी भी नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है पंचमढ़ी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ पर एक रौप भी लिख लेना, रौप के बारे में भी बताएंगे कि कौन से चित्र मिले हैं। रौप हो गया, एक बांदा क्षेत्र है, बांदा क्षेत्र में भी इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से मिले हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए पहले। आज आप देखो, आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ पर केंद्र स्थान और उसका समय याद करना है, बस इतना ज़्यादा नहीं याद करना है। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया, सरहोघाट, घोड़मंगल, विजयनगर, बांधाचेद, ये सब कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जावा प्राइमेट्स की उत्पत्ति। देखो, अगर देखो किसी स्टूडेंट को अगर बाई चांस नहीं समझ में आया है, तब भी आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट जो वॉच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे कितने भी स्टूडेंट करते हो, ये भी चीज़ बिल्कुल भी भूल जाइए कि हाँ कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी को मत देखो कौन आंसर दे रहा है, कौन आंसर नहीं दे रहा है। अगर कोई बात नहीं, कम ही लोग आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप देखिए कौन सा एक दूसरे को कौन सा जानता है। ना आपने हमसे मिले हैं, ना हम आपसे मिले हैं, तो आप जितना हो सके खूब आंसर दीजिए। अगर आपको कुछ भी यहाँ से गलत भी लगता है, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे पूरी कोशिश है, बिल्कुल एकदम ठीक है, आपका राइट आंसर है। कुछ भी गलत आपको जितनी कोशिश होगी, आपका 0.1 हो सकता है कि हाँ गलत हो, लेकिन पूरी कोशिश है बिल्कुल। 0.1 तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब ना के बराबर। ठीक है, चलिए, जावा प्राइमेट्स की उत्पत्ति है तो यहाँ पर अफ्रीका है। जावा प्राइमेट्स की उत्पत्ति का ये भी बता देते हैं कि जहाँ पर जो प्राइमेट्स यानी कि जो नर मानव का जो साक्ष्य मिला था, वो सबसे पहले कहाँ मिला था, अफ्रीका में ही मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टिजाइट। देखो क्वार्टिजाइट क्या होता है और माइक्रोलिथ्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखो क्वार्टिजाइट क्या होता है, पूरा पाषाण युग का जो मानव है उसे क्या कहते हैं, हम क्वार्टिजाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोलिथ्स। देखो माइक्रोलिथ्स तो आप समझ ही गए होंगे कि मध्य पाषाण काल के जो वहाँ पर औजार बनते थे, क्योंकि मध्य पाषाण काल का जो समय था, वहाँ पर औजार जो सुडौल आकृति के बने, सुडौल मतलब अच्छी आकृति के बनने लगे। मतलब पहले तो बहुत बेकार से बनते थे उस टाइम में, पूरा पाषाण काल के टाइम में। तो माइक्रोलिथ्स से जो नव पाषाण, यहाँ पर मध्य पाषाण काल, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल का जो यहाँ पर जो बनते थे औजार, जो बनते थे एकदम सुडौल तथा ज्यामिति आकार के औजार बनते थे, तो वहाँ पर उनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कृषि का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। माइक्रोलिथ्स भी आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बाकी इम्पोर्टेंट सभी है, कोशिश करा करिए कि आप बिल्कुल सभी याद करिए, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण है मेहरगढ़। मेहरगढ़ तो आपको मैंने बता ही दिया था कहाँ पर पड़ता है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कोल्डीवा कहाँ हो जाता है, ये यूपी का ही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पहिए का आविष्कार है। पहिए का आविष्कार हो जाएगा तो नवपाषाण काल है पहिए का आविष्कार, ठीक है। ये नवपाषाण काल है, न्यूलिथिक एज है, ये तो मैंने आपको कल बताया ही था। कौन सा हो जाएगा, न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसे उत्तर पाषाण काल। क्या कह सकते हैं इसे, उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं। बेपहिए की छकड़ा गाड़ी, देखो पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन यहाँ पर बेपहिए, अभी उस टाइम में क्या था, बांदा क्षेत्र में जो मिला हुआ था तो बिना पहिए का, मतलब उस टाइम में पहिए का आविष्कार हुआ ही नहीं था। जब वो बांदा क्षेत्र का जब देखा गया था, बेपहिए की छकड़ा गाड़ी थी। तो वहां पर कहाँ सा था, बांदा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, अभी मैंने बताया ही था, कहाँ पर था, यूपी में था, ठीक है। पेट्रोग्लिफ्स के लिए जाना जाता है, पेट्रोग्लिफ्स के लिए जाना जाता है, यानी कि रॉक कट के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सी जगह हो जाएगी, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है, आपको बताया ही था, कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको बताना है कि भीमबेटका का बताना है कि आपको खोज, और पहाड़गढ़ को बताना है कि खोज किसने करी थी, ठीक है। और बाकी आपका पंचमढ़ी, ये तीन चीज़ें आपको बतानी है कि खोज किसने करी थी, यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, पहाड़गढ़, ठीक है, पहाड़गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तांबे की कुल्हाड़ी, बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे की कुल्हाड़ी, आप समझ सकते हैं कि मतलब तांबे का जो अति परिपक्वम है, तो अति परिपक्वम है, तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि नवपाषाण काल का ही समय था, उस टाइम में नवपाषाण काल का ही समय था, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अति परिपक्वम समझ गए होंगे कि तमिलनाडु, तो मतलब आपका मद्रास कहाँ पड़ता है, मद्रास, वर्तमान में क्या नाम है इसका, चेन्नई नाम है, मद्रास। तो मद्रास तमिलनाडु, यानी कि जो तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था, यानी कि जो धातु का प्रयोग हुआ था, किसमें हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। और अगर तांबे की जहाँ कुल्हाड़ी मिली थी वो कहाँ से मिली थी, अति परिपक्वम में मिली थी, यानी कि मद्रास से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिट्टी बनाने की चेष्टा। देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर्वप्रथम जो मिट्टी बनाने की जो चेष्टा थी वो कहाँ से। देखो चेष्टा का मतलब ये हो गया था कि मतलब उन्होंने सोच लिया था, चेष्टा मतलब उन्होंने कदम उठाया था कि हाँ कि मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, मतलब बेकार बनते थे, लेकिन उसका यूज़ करना नहीं जानते थे कि हाँ कि क्या है, उसको क्या करेंगे। तो वहाँ के बनाने की चेष्टा मध्य पाषाण काल से शुरू हो गई थी, लेकिन जो शुरुआत हुई थी, जो मतलब बर्तन अच्छे बनने लगे थे, वो कौन से बनने लगे थे, वो नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। चलिए आपको इतना मैंने पूरा आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है अगर, तो आप इसको लाइक करिएगा, बाकी मत करिएगा, नहीं भी अच्छी लग रही तब भी करिएगा ठीक है। तो आप इसको लाइक करिएगा और कोशिश करा करिएगा कि बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट इसको वॉच करते हैं टाइम से, देखो आपको मैंने टाइम बता ही दिया है कि ये आपको मॉर्निंग में 10 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 10 बजे वीडियो मिलेगी, और जो आर्टिस्ट है, आपके जो आर्टिस्ट चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे। वो जो आर्टिस्ट हैं वो आपको कौन से टाइम में मिलेगा, रात के 8 बजे, 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा, मतलब 9 बजे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ये इतना हो गया, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छी से तैयारी करवा दें, कि ताकि आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी कोशिश करा करिए कि बहुत सारे देखो टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं, मैम ये वाली बुक बता दो कहाँ से, तो बुक कोई भी इतनी कोशिश करा करिए कि आपके पास जो बुक है कि आप कोशिश करिए कि उसको ही कम से कम 50 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या ज़रूरत है कि एक बार बार इतनी बुक इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता है। कोशिश करा करिए कि एक ही बुक को कम से कम 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, वही अच्छा है। ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कोशिश करा करिए कि एक ही पर ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी सबको थैंक्स, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं इसी टाइम पर, ओके, थैंक यू एवरीवन।